क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक गरीब नौकरानी जो कर्ज में डूबी थी, जिसे हमेशा नीची नजर से देखा गया, एक ऐसे अरबपति परिवार को बचा सकती है जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उस लड़के, एक मशहूर बिजनेसमैन के इकलौते बेटे ने अपनी मां की मौत के बाद डिप्रेशन में आकर बोलना, हंसना और जीना ही छोड़ दिया था। पिता खुद अपराध बोध में डूबा हुआ दिशाहीन हो गया था, यहां तक कि अपने उस बेटे की भी परवाह नहीं करता था जिसे वो कभी सबसे ज्यादा प्यार करता था। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब घर के कोने में चुपचाप सफाई करने वाली उस महिला ने आगे बढ़कर कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी एक नौकरानी के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित खन्ना परिवार का आलीशान बंगला, जहां कभी एक खुशहाल परिवार की हंसी गूंजती थी, अब एक उदास खामोशी में डूबा हुआ था, मानो घर खुद मातम मना रहा हो। चेयरमैन अर्जुन खन्ना की पत्नी प्रिया खन्ना का हाल ही में स्ट्रोक से निधन हो गया था। अंतिम संस्कार भव्य था, जिसमें बिजनेस की दुनिया के तमाम बड़े लोग शामिल हुए। लेकिन उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन खन्ना ने अंतिम संस्कार के बाद किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने सारी मीटिंग्स रद्द कर दी, कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया, पार्टनर से मिलना बंद कर दिया और इस बात की भी परवाह नहीं की कि खन्ना ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं। वो आदमी जो कभी पूरे साम्राज्य को लोहे के हाथों से चलाता था, अब अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने एक मूर्ति की तरह बिना हिले डुले खाली आंखों से बैठा रहता था। उनका 6 साल का बेटा आरव न तो रोता था, न हंसता था, न बोलता था और न ही खाने के लिए कहता था। हर सुबह उठने के बाद वो दूसरी मंजिल की खिड़की के पास सिकुड़कर बैठ जाता, उस टेडी बियर को गले लगाए जो उसकी मां ने मरने से पहले दिया था। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, टीचर के फोन का कोई जवाब नहीं दिया जाता, और अर्जुन ने भी किसी को कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे बंगले में दीवार घड़ी की टिक टिक के अलावा बस बरामदे में लगी विंड चाइम की धीमी और अकेली आवाज आती थी। उस शाम एक स्कूटर बंगले के गेट के सामने आकर रुका। उस पर एक 30 साल की औरत बैठी थी, दुबली पतली, एक सादी नीली साड़ी पहने हुए, जिसके कंधे पर एक पुराना कपड़े का थैला था। उसने बड़े से गेट को ऐसे देखा जैसे सोच रही हो कि घंटी बजाए या नहीं। आप माया है ना? मैनेजर साहब ने गेट खोलते हुए पूछा और चतुराई से उसके हाथ में नौकरी के आवेदन वाले कागज पर नजर डाली। नेहा मैडम ने आपको आरत बाबू की देखभाल के लिए भेजा है। मैं आपको अंदर ले चलता हूं। माया ने सिर हिलाया और झिझकते हुए बड़े लोहे के गेट से अंदर चली गई। उसकी आंखें महल जैसे घर को देख रही थीं। आज से वो खन्ना परिवार के वारिस की अस्थायी आया बनने वाली थी। माया एक छोटे से गांव की थी। पहले एक अस्पताल में सहायक का काम करती थी, लेकिन एक दुर्घटना के बाद नौकरी छोड़ दी। पति जल्दी गुजर गया। उसकी बेटी अनु की पिछले साल जन्मजात हृदय रोग से मृत्यु हो गई थी। बेटी को खोया, घर खोया, नौकरी खोई। उसने हर जगह नौकरी के लिए आवेदन किया और चेयरमैन खन्ना की सहायक नेहा ने उसके बायोडेटा में बच्चों की देखभाल का अनुभव देखकर उसे फोन किया था। अर्जुन साहब नहीं चाहते कि कोई भी बच्चे की मां की जगह ले, इसलिए आप बस चुपचाप अपना काम करना। ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है, मैनेजर ने उसे ऊपर ले जाते हुए धीरे से कहा। आरव का कमरा गलियारे के आखिर में था, दरवाजा थोड़ा खुला था। माया ने धीरे से दरवाजा धकेला और एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका दिल बैठ गया। एक छोटा सा बच्चा खिड़की के पास सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे और उसने एक फटे हुए टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन बच्चे के दिल की तरह ही ठंडा था। नमस्ते बेटा। माया लड़के से थोड़ी दूरी बनाकर कालीन पर बैठ गई। कोई जवाब नहीं आया। उसने पास जाने की कोशिश नहीं की, बस अपने थैले से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे खोला। उसके अंदर ओरिगामी कागज मोड़ने का एक सेट था। मेरे पास ये मजेदार खेल है। माया ने कागज मोड़ना शुरू कर दिया, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ पूछे, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। उसने एक सारस, एक कुत्ता और फिर एक तारा बनाया।
फिर उसने उन्हें आरव की स्टडी टेबल पर रख दिया। लड़के ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन माया ने देखा कि उसने टेडी बियर को और कसकर पकड़ लिया था। शाम को माया चुपचाप रसोई में गई और अपने लिए पहला खाना बनाया। वो मालिक को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो अकेली खा रही थी तो उसे बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। आरव रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी खोई हुई थीं, लेकिन इस बार वो सीधे उसे देख रहा था। भूख लगी है क्या? माया ने पूछा। उसने एक छोटा चम्मच सूप एक कटोरी में निकालकर बगल की मेज पर रख दिया। आरव ने जवाब नहीं दिया, लेकिन 3 मिनट बाद कटोरी खाली थी और माया ऐसे मुस्कुराई जैसे उसे ठंडे घर में सूरज की पहली किरण मिल गई हो। अगली सुबह अर्जुन खन्ना आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकले। वो थके हुए चेहरे, बिखरे बालों और बिना शेव की दाढ़ी के साथ लिविंग रूम में आए। उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर एक अजीब चीज पर नहीं पड़ी। एक नारंगी रंग का कागज का कुत्ता। ये क्या है? उनकी आवाज ठंडी थी। ये मैंने आरव के लिए बनाया है। मैंने देखा कि वो बात नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया, माया ने विनम्रता से कहा। तुम आया हो या पालतू जानवरों की ट्रेनर? अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। माया ने सिर उठाया। उसने विरोध नहीं किया, बस धीरे से एक और कागज का सारस मेज पर रख दिया। मेरी भी एक बेटी थी। उसे मेरी सीख की जरूरत नहीं थी। उसे बस जरूरत थी कि जब वो दुखी हो तो मैं उसके पास बैठूं। उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। अर्जुन चुप हो गया। उसने मेज पर रखे उसके बायोडाटा पर एक नजर डाली। उसकी आंखें उस लाइन पर रुक गईं जहां लिखा था, बेटी की हृदय रोग से मृत्यु हो गई, 6 साल की। किसी ने कुछ और नहीं कहा। वो चला गया। लेकिन उस रात जब माया लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि नारंगी कागज का कुत्ता मेज पर नहीं था। वो आरव के कमरे में पियानो के बगल में रखा हुआ था। 2 दिन बाद मैनेजर ने बताया कि पहली बार लड़के ने सुबह अपना मुंह धोया और अब वो पूरे दिन टेडी बियर को भी गले नहीं लगाता। माया मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि ये अस्थाई है या स्थायी, लेकिन वो एक बात जानती थी, चुप्पी हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर उसे चुनने का मौका मिलता तो वो उस बच्चे के साथ बैठती खामोशी में, जब तक कि वो बोलने के लिए तैयार न हो जाए। उसे नहीं पता था कि दूसरी मंजिल पर अर्जुन खिड़की से आंगन में देख रहा था। उसने आरव को पत्थर की बेंच पर बैठे देखा। उसके हाथ में कागज की आकृतियां थीं। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और इतने दिनों में पहली बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं। माया? उसने अनजाने में उसका नाम फुसफुसाया। पहला अध्याय खामोशी में समाप्त हुआ, लेकिन इस बार ये एक कोमल खामोशी थी, जैसे 2 बड़े संगीत के टुकड़ों के बीच का ठहराव। एक ऐसा अध्याय जो न केवल आरव के लिए बल्कि उस आदमी के लिए भी उपचार की यात्रा की शुरुआत थी, जो प्यार करना भूल गया था, और उस औरत के लिए भी जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी रोशनी लाने के लिए पर्याप्त कोमल थी। मुंबई में शरद ऋतु की शुरुआत हो रही थी। हवा हल्की हो गई थी। जुलाई की तेज धूप भी नरम हो गई थी। खन्ना परिवार के बंगले के पेड़ों से घिरे परिसर में माहौल बदलता हुआ लग रहा था। अब उतना उदास नहीं था जितना माया के आने के पहले दिनों में था। हालांकि ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, बहुत धीरे धीरे, जैसे चट्टान की दरारों से पानी रिस रहा हो। माया हमेशा की तरह आरव की देखभाल का काम करती रही। उसने उतनी ही दूरी बनाए रखी ताकि मालिक के निजी जीवन में ज्यादा दखल देने का आरोप न लगे। वो सवाल नहीं पूछती थी, ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन उसकी शांत और नियमित उपस्थिति उस घर में एक स्थिर धड़कन की तरह थी, जो अपनी लय खो चुका था। हर सुबह वो सबसे पहले उठती, रसोई में जाकर आरव के लिए कुछ बनाती। सादा दलिया, टोस्ट, नरम उबले अंडे। वो ये उम्मीद नहीं करती थी कि आरव तुरंत खा लेगा, लेकिन हमेशा उसका हिस्सा तैयार रखती थी। और अजीब तरह से जब वो कमरे में वापस आती तो कटोरी हमेशा साफ मिलती थी।
एक दिन लिविंग रूम की सफाई करते समय माया को सोफे के पीछे एक छोटी सी नोटबुक मिली। ये आरव की ड्राइंग बुक थी। उसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखा चित्र अधिक बार दिखाई दे रहे थे। एक लंबी बालों वाली महिला, एक छोटा लड़का, एक छोटे बालों वाला आदमी और एक चौथा व्यक्ति जिसके बाल बड़े करीने से बंधे थे, लंबी स्कर्ट पहने, जिसके हाथ में एक कागज का सारस था। माया का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि वो व्यक्ति कौन था। उस शाम जब आरव कालीन पर अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था, माया ने स्टडी टेबल पर एक हाथी दांत रंग का लिफाफा रखा। न पाने वाले का नाम, न भेजने वाले का। वो बिना कुछ समझाए चली गई। आरव ने एक नजर डाली। उसने झिझकते हुए उसे खोला। अंदर साफ सुथरी लिखावट में कुछ पंक्तियां थीं। मेरी बेटी का नाम अनु था। उसे भी तुम्हारी तरह कागज मोड़ना पसंद था। लेकिन अनु को जन्मजात हृदय रोग था। वो ज्यादा दिन नहीं जी सकी। अनु के जाने के बाद मैं बच्चों से बहुत डरने लगी थी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे लगा कि अब मुझे डर नहीं लगता। आरव ने पूरी बात नहीं समझी, लेकिन उसने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात जब माया सफाई कर रही थी तो लड़के ने उसे वो पत्र लौटा दिया। उसे एक छोटी नाव में मोड़कर उसकी हथेली पर रख दिया। वो गले में अटकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई। अगले कुछ दिनों में आरव माया के पास खुद बैठने लगा। जब वो कहानियां पढ़ती, बोलने के बजाय सिर हिलाकर या ना में सिर हिलाकर जवाब देता। फिर एक सुबह जब वो फर्श साफ कर रही थी तो उसके पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, माया आंटी, मुझे अंडा फ्राइड राइस खाना है। माया मुड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आरव खड़ा था, नंगे पैर, हाथ में टेडी बियर। उसकी बड़ी आंखें उम्मीद से उसे देख रही थीं। पहला वाक्य, एक पूरा वाक्य। उसका गला भर आया। उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी बनाती हूं। उस दोपहर माया ने अंडा फ्राइड राइस ऐसे बनाया जैसे वो पूरी दुनिया के लिए खाना बना रही हो। उसने ध्यान से नमक मिर्च चखा, सजाया, परोसा। जब वो आरव के कमरे में ले गई तो उसने चुपके से प्लेट में एक छोटा सा कागज का झंडा भी रख दिया। आरव मुस्कुराया। ये पहली मुस्कान थी, एक छोटी सी मुस्कान, लेकिन माया की आंखों में आंसू लाने के लिए काफी थी। वो खुद को रोक नहीं पाई। जल्दी से गलियारे में बाहर निकली, दीवार से सटकर खड़ी हो गई और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे नहीं पता था कि नीचे अर्जुन खन्ना अपने ऑफिस में सर्विलांस कैमरे के सामने बैठा था। स्क्रीन 4 हिस्सों में बंटी हुई थी, जिनमें से एक में गलियारे में माया के आंसू पोंछने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वो उसे घूरता रहा बिना एक शब्द कहे। शाम को अर्जुन डाइनिंग रूम में आया। कई दिनों के बाद पहली बार उसने अपने बेटे को मेज पर बैठे देखा। बिना टेडी बियर के छत को नहीं घूर रहा था, बल्कि कागज पर कुछ बना रहा था। वो पास आया। क्या बना रहे हो? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस कागज घुमा दिया। उस पर 3 लोग थे, एक आदमी, शायद वो खुद, एक छोटा लड़का और एक महिला जिसके बाल हल्के से जूड़े में बंधे थे। ऊपर एक चमकता हुआ सूरज था और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, परिवार। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे याद नहीं था कि उसके बेटे ने आखिरी बार उसे पापा कब कहा था, लेकिन इस चित्र ने उसे उस अदृश्य दीवार को बनाए रखने से रोक दिया जो उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के दिन से अपने और सबके बीच खड़ी कर दी थी। उस रात जब माया स्टडी रूम के पास से गुजरी तो उसने एक धीमी आवाज सुनी, माया जी, मैं अर्जुन। वह मुड़ी। अर्जुन किताबों की अलमारी के पास खड़ा था। हाथ में एक फाइल थी। आरव को हंसाने के लिए धन्यवाद। माया थोड़ी झिझकी। जब से वो इस घर में आई थी, ये उसकी तरफ से पहला विनम्र वाक्य था। मैंने कुछ नहीं किया, उसने धीरे से जवाब दिया। बस आरव अब खुलने लगा है। उसने सिर हिलाया, एक धीमी लेकिन स्पष्ट हामी। कल अगर आप फ्री हो तो क्या हम बच्चे को पार्क ले जा सकते हैं? माया हैरान थी, निमंत्रण के कारण नहीं, बल्कि उसके कहने के तरीके के कारण, जैसे वह अनुमति मांग रहा हो, आदेश नहीं दे रहा हो। उसने सिर हिलाया, जी।
उस रात अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार अर्जुन खन्ना ने अपने ऑफिस में लाइट जलाई और देर रात तक बैठा रहा। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं, बल्कि एक पुरानी फोटो एल्बम खोलने के लिए। प्रिया, आरव और उसकी तस्वीरें जब वे एक पूरा परिवार थे। उसने तस्वीर में अपनी पत्नी के चेहरे पर धीरे से हाथ फेरा, फुसफुसाया, मैं फिर से जीना सीखूंगा प्रिया, अपने लिए नहीं बल्कि बेटे के लिए। बाहर हवा धीरे धीरे बरामदे के सामने बोगनविलिया की शाखाओं से गुजरी। एक छोटा सा कागज का सारस हवा से उड़कर बालकनी से नीचे घास पर गिर गया और वहां एक मुस्कान खिली थी, एक ऐसे लड़के की जिसने अभी अभी दुनिया के लिए अपना दिल खोलना सीखा था। उस सुबह बारिश हो रही थी। मुंबई की अचानक होने वाली मूसलाधार बारिश की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी, लगातार होने वाली उदास बारिश, जैसे किसी के सीने में लंबे समय से दबी हुई आह। पूरा बंगला एक और ग्रे चादर में लिपटा हुआ लग रहा था, सामान्य से अधिक शांत और ठंडा। माया जल्दी उठी। अपनी आदत के अनुसार आरव के लिए खाना तैयार करने लगी। आज गाजर के साथ कीमा दलिया था, जिसमें थोड़ा फेंटा हुआ अंडा भी था। वो उसे कमरे में ले गई और देखा कि आरव बारिश को देख रहा है। उसके दोनों हाथ गीले कांच पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रहे हैं। थोड़ा दलिया खा लो, फिर बैठना, उसने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। अब ये शुरुआती दिनों की तरह मशीनी सिर हिलाना नहीं था, बल्कि भावनाओं से भरा था। लड़के ने उसे देखा और मुस्कुराया। क्या आप कागज का झंडा लाई हैं? माया मुस्कुराई। हाँ, आज मेंढक चलेगा। हाँ चलेगा, आरव खल खिलाया। उस पल माया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये बच्चा जीवन में वापस आ रहा है। लेकिन ये खुशी फैलने से पहले ही नीचे से एक आवाज आई, जिससे वो और आरव दोनों चौंक गए। ऊंची एड़ी के जूते की आवाज, मेज से टकराते हैंडबैग की आवाज और फिर एक महिला की आवाज गूंजी। मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आरव की असली मौसी हूं। मुझे यहां आने का अधिकार है। माया ने आरव के कंधे पर धीरे से हाथ रखकर उसे शांत किया। वो उस आवाज को जानती थी। नेहा ने पहले इंटरव्यू में इस व्यक्ति का जिक्र किया था। सोनिया, उसकी मृत मां की छोटी बहन, वो महिला जो कभी मनोरंजन पत्रिकाओं के पन्नों पर छाई रहती थी। एक मॉडल थी और फिर बिना किसी कारण के गायब हो गई थी, और अब वो वापस आ गई थी। लिविंग रूम का दरवाजा खुला। सोनिया अंदर आई। उसने एक महंगी चमड़े की जैकेट पहन रखी थी और घर में अंधेरा होने के बावजूद उसके हाथ में धूप का चश्मा था। उसकी तेज आंखों ने एक चक्कर लगाया और फिर रुक गईं जब उसने अर्जुन को सीढ़ियों से नीचे आते देखा। जीजा जी, सोनिया ने एक मुस्कान दी जो ज्यादा दोस्ताना नहीं थी। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अपने भांजे से मिलने आई हूं। मुझे लगा कि मेरी बहन के मरने के बाद कम से कम आप मुझे उसके एकमात्र बचे हुए रिश्तेदार को उससे मिलने देंगे, या आपको किसी बात का डर है? तुम्हें आरव से मिलने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहां अचानक आकर हंगामा कर सकती हो। अर्जुन ने धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से कहा। सोनिया फीकी हंसी हंसी। आप हमेशा इतने शांत रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप चुप रहते थे जब मेरी बहन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आपके लिए रोती थी। पुरानी बातें यहां मत लाओ। अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। पुरानी बातें? सोनिया पास आई। मेरी बहन तड़प कर मरी, एक ऐसे बच्चे को पीछे छोड़ गई जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप एक जिंदा लाश की तरह खुद को बंद कर लेते हैं और उस नौकरानी को मां की जगह लेने का मौका मिल जाता है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, अफवाहें भी पढ़ी हैं। आपका यही इरादा है ना? अर्जुन चुप रहा। माया ऊपर से नीचे आई, आरव को गोद में लिए हुए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। सोनिया मुड़ी। उसकी आवाज नर्म हो गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नियंत्रण से भरी थीं। आरव, यहां आओ मौसी के पास। आरव ने ना में सिर हिलाया, अपना चेहरा माया के सीने में छिपा लिया। क्या हुआ बेटा, मैं मौसी हूं, याद है? वो पास आई। उस पर दबाव मत डालो, माया ने कहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी।
सोनिया रेस कर मुड़ी। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली कि मैं अपने भांजे से कैसे बात करूं? मैं किसी को सिखा नहीं रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि बच्चे नकली भावनाओं से डरते हैं, माया ने कहा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। अर्जुन दोनों के बीच में आ गया। बस करो सोनिया, आज यहां बहस करने का सही समय नहीं है। सोनिया ने अपने हैंडबैग से एक फाइल निकाली। ये कस्टडी के लिए आवेदन है, मैं इसे अदालत में जमा करूंगी। हम जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई। पीछे एक घुटन भरा माहौल छोड़ गई। माया ने अर्जुन को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें लाल होने लगी थीं। उस रात बंगला अजीब तरह से शांत हो गया। आरव के सो जाने के बाद माया अपने कमरे में बैठी थी, एक खाली सफेद कागज के टुकड़े को अपनी उंगलियों में घुमा रही थी। उसे याद आया कि आरव ने सोनिया को कैसे देखा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये प्रतिरोध था। उस बच्चे ने चुन लिया था, लेकिन क्या अदालत इस बात की परवाह करेगी? दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। अर्जुन अंदर आया। हाथ में गर्म चाय का कप था। मुझे नींद नहीं आ रही, उसने कहा। माया ने चाय का कप लिया, उसके सामने बैठ गई। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं? उसने पूछा। माया ने सिर उठाया। इस मामले में कोई भी गलत नहीं है, बस कभी कभी गलत वो होता है जो चुप रहता है। अर्जुन धीरे से लेकिन उदासी से मुस्कुराया। जब प्रिया जिंदा थी तो वो कहती थी कि मैं हमेशा बचने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करता हूं। जब वो रोती थी मैं चुप रहता था। जब उसे दर्द होता था मैं बस उसका हाथ पकड़ता था, कुछ कहता नहीं था। उसे इससे नफरत थी, लेकिन मुझे कोई और तरीका नहीं पता था। आप चुप रहने में गलत नहीं थे, आप सिर्फ सुनने में गलत थे। माया ने कप नीचे रख दिया। और अब समय आ गया है कि आप बोलें, न केवल अपने बेटे के लिए बल्कि अपने लिए भी। अर्जुन ने उसे बहुत देर तक देखा, जैसे कि पहली बार उसने इस महिला को स्पष्ट रूप से देखा हो। एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने खोया है, जिसने सहा है, लेकिन फिर भी एक टूटते हुए परिवार के साथ खड़े रहने के लिए पर्याप्त धैर्यवान है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने वकील को फोन किया। उसने सोनिया के आवेदन का विरोध करने के लिए फाइलें तैयार करना शुरू कर दिया। अब और नहीं बच रहा था। और उस दोपहर जब आरव माया के साथ कालीन पर कागज मोड़ रहा था, तो लड़के ने अचानक पूछा, माया आंटी, अगर वे मुझे ले गए तो क्या आप मेरे साथ आओगी? माया ने उस छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हां, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, चाहे कहीं भी हो। आरव ने सिर हिलाया और फिर एक कागज का सारस उसके हाथ में रख दिया। ये मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको वापस आने का रास्ता याद रहे। माया मुस्कुराई। उसकी आंखें नम हो गईं। आंगन में बारिश रुक गई थी। पानी से भीगे पत्ते शाम की धूप में चमकने लगे थे। और उस घर में जो अभी अभी एक छोटे से झटके से गुजरा था, लोगों ने एक बहादुर लड़के, एक पिता जो सीधा खड़ा होना सीख रहा था, और एक अजनबी महिला जिसने सब कुछ खो दिया था लेकिन फिर भी एक स्वस्थ दिल बनाए रखा था, से आने वाली पहली रोशनी की किरण देखनी शुरू कर दी। ब्राइट फ्यूचर इंटरनेशनल स्कूल की घंटी हमेशा की तरह जोर जोर से बजी। स्कूल का मैदान छुट्टी के बाद दौड़ते भागते छात्रों से भरा हुआ था। एक दूसरे को बुलाने की आवाजें, स्पोर्ट्स शूज के जमीन से टकराने की आवाजें, उस खुले स्थान में गूंजती हंसी की आवाजें हर किसी को एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास करा रही थीं। पहली कक्षा के ब्लॉक की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आरव एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसका स्कूल बैग बगल में रखा था। उसने अपनी ड्राइंग बुक को एक खजाने की तरह कसकर पकड़ रखा था। कागज पर वो तस्वीर थी जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था। एक घर जिसमें बोगनविलिया का एक पौधा था, एक महिला कागज का सारस मोड़ रही थी और एक लड़का खुशी से मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के कोने में टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं आपसे प्यार करता हूं माया आंटी। एक टीचर पास आई, धीरे से झुकी। आरव, मैंने तुम्हारी ड्राइंग जमा कर दी है। जजों ने कहा कि तुम्हारी तस्वीर में जान है। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी।
लड़का अब स्कूल के पहले दिन की तरह कोने में सिकुड़ा नहीं रहता था। उसे अब हर सुबह माया आंटी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने बात करना, नमस्ते करना सीख लिया था और यहां तक कि कक्षा में कुछ दोस्तों से भी दोस्ती कर ली थी। मेरा परिवार ड्राइंग प्रतियोगिता छात्रों को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करने का एक अवसर थी। आरव के लिए यह तस्वीर सिर्फ एक प्रतियोगिता की प्रविष्टि नहीं थी, यह उसके दिल की आवाज थी। ये वो सब कुछ था जो उसने एक अजनबी महिला से महसूस किया था, जो उसके जीवन में आई और उसकी असली मां जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई। उस शाम आरव तस्वीर घर ले आया। उसने उसे माया को दिखाया, उत्सुकता से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। माया ने नोटबुक खोली, तस्वीर को घूर कर देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आश्चर्य से नहीं बल्कि बहुत अधिक भावना से। तुमने बहुत सुंदर बनाया है, धन्यवाद बेटा। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे इनाम मिलेगा, आपको मेरे साथ पुरस्कार समारोह में चलना होगा, आरव ने कहा। उसका हाथ अभी भी लाल रंग के क्रेयॉन को पकड़े हुए था और तस्वीर में सूरज के चारों ओर एक और रेखा खींच रहा था। माया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अचानक एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस हुई। एक ऐसी भावना जो धुएं की तरह पतली थी, लेकिन जो दूर नहीं हो रही थी। 2 दिन बाद सुबह माया को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी। क्या आप माया हैं जो पहले ताड़देव इलाके में रहती थीं? हाँ, मैं ही हूं। मैं शांति हूं, आपकी पुरानी मकान मालकिन। एक आदमी आपको ढूंढने आया था। उसने कहा कि वो आपका पुराना परिचित है। नाम नहीं बताया, लेकिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। माया एक पल के लिए चुप हो गई। उसके ज्यादा परिचित नहीं थे और निश्चित रूप से कोई इतना करीबी नहीं था जो इतने सालों बाद उसे ढूंढने आए। उसने ड्राइवर से चिट्ठी मंगवाई और फिर उस दिन भर चुप रही। शाम को जब आरव सो गया तो माया ने चिट्ठी खोली। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में राकेश का नाम था, उसका पूर्व पति। वो आदमी जो तब भाग गया था जब उसे पता चला कि उनकी बेटी को हृदय रोग है। चिट्ठी में राकेश ने लिखा था कि वो अभी अभी एक छोटे से तस्करी के मामले में जेल से छूटा है। वापस आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो जानता था कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसने एक परिचित से सुना कि माया अब एक अमीर घर के बंगले में रहती है, एक अरबपति के बेटे की देखभाल करती है, अच्छी जिंदगी जी रही है। राकेश ने लिखा, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस कहना चाहता था, मैंने गलती की थी। मैं जानता था कि अनु तुम्हारी पूरी दुनिया थी। मैं भाग गया, लेकिन तुम वहीं रहीं। माया ने चिट्ठी को कसकर पकड़ लिया। इतने सालों में उसने कभी माफी की उम्मीद नहीं की, उसे माफ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राकेश की वापसी भले ही एक चिट्ठी के रूप में अतीत की एक छाया की तरह थी, जिसने उसे उसकी अस्थायी शांतिपूर्ण जिंदगी से बाहर खींच लिया था। अगले दिन आरव को स्कूल ले जाते समय माया सामान्य से अधिक खोई हुई थी। आरव ने यह महसूस किया। आप दुखी हैं क्या? उसने स्कूटर के पीछे बैठे हुए पूछा। नहीं, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूं, माया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। थकिए मत, मुझे आपको दुखी देखना पसंद नहीं है। माया ने रियर व्यू मिरर में देखा, उस छोटे से चेहरे को जो उसे अजीब दृढ़ता से देख रहा था। वो मुस्कुराई, इस बार और भी ईमानदारी से। आज रात आप मुझे अनु के बारे में कहानी सुनाना, उसने कहा। उस रात पहली बार माया ने अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया, उन दिनों के बारे में जब माँ बेटी एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थीं। सुबह अनु को स्कूल ले जाना, शाम को उसे अस्पताल ले जाना, रात में सारस मोड़कर प्रार्थना करना। वह तुम्हारी तरह थी, बहुत सवाल पूछती थी और हमेशा ऐसे सवाल पूछती थी जिनका जवाब देना मुश्किल होता था। जैसे आरव की आंखें गोल हो गईं। जैसे, माँ, अगर मैं मर गई तो क्या आप हमेशा दुखी रहेंगी? आपने क्या जवाब दिया? आरव ने पूछा। मैंने कहा, मैं दुखी होंगी, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं जीना जारी रखूंगी और किसी और को भी प्यार करूंगी ताकि वो शांति से जा सके। आरव बहुत देर तक चुप बैठा रहा और फिर धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।
उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माया ने उसे गले लगा लिया। यादें, नुकसान, उसके दिल के टूटे हुए टुकड़े जैसे फिर से जुड़ गए। अब वे नुकीले नहीं थे, अब वे उसे दर्द नहीं देते थे, बस कृतज्ञता बची थी। 3 दिन बाद ड्राइंग प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। आरव को पूरे स्कूल में दूसरा पुरस्कार मिला। वो पहले न आने से दुखी नहीं था, बल्कि उत्साहित था, क्योंकि उसे अभी भी मंच पर बोलने का मौका मिला था। समारोह स्कूल के सभागार में आयोजित किया गया था। माता पिता से हॉल खचाखच भरा हुआ था। कैमरे, फूल, बधाई की आवाजें गूंज रही थीं। माया ने एक हाथी दांत रंग की साड़ी पहनी थी, बाल हल्के से जूड़े में बंधे थे। वो आरव के बगल में खड़ी थी। हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। अर्जुन बाद में आया, सूट में। वो दूर खड़ा था, चुपचाप, लेकिन उसकी आंखें उन दोनों से नहीं हट रही थीं। एक उज्जवल लड़का और एक महिला जो अपने खोए हुए दिल के हिस्से के लिए जी रही थीं। जब आरव पुरस्कार लेने के लिए मंच पर गया तो उसने माइक्रोफोन में स्पष्ट रूप से कहा, मैं माया आंटी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो मेरी असली मां नहीं है, लेकिन उन्होंने ही मुझे फिर से प्यार करना सिखाया है। पूरा सभागार कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट लहरों की तरह गूंज उठी। अर्जुन ने भी ताली बजाई, लेकिन वो वास्तव में कांप रहा था। वो जानता था कि उस पल उसका बेटा अब एक अनाथ बच्चा नहीं था, उसे एक और मां मिल गई थी। भले ही कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हर खालीपन को भरने के लिए पर्याप्त प्यार था। और अर्जुन खन्ना जानता था कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना है। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे एक बात स्पष्ट करनी थी। क्या वो महिला अतीत के भूतों के वापस आने पर रुकने के लिए पर्याप्त बहादुर होगी? और क्या वो एक आदमी जिसने कभी भावनाओं को नकार दिया था, क्या वो वह कहने के लिए पर्याप्त साहसी होगा जो बहुत पहले कहा जाना चाहिए था? जवाब अभी भी आगे था, लेकिन आज सब कुछ अलग था, क्योंकि उस लड़के की आंखों में जो कप और प्रमाण पत्र पकड़े हुए था, एक ऐसी मुस्कान थी जो अब खामोश नहीं थी। एक ऐसी मुस्कान जो एक परिवार की थी, भले ही अपूर्ण, लेकिन वास्तव में एक घर। उस सुबह मुंबई का आसमान खन्ना परिवार के बंगले में लोगों के दिलों की तरह ही ग्रे था। एक दिन जो सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक अप्रत्याशित मोड़ की शुरुआत थी। माया ने अभी अभी आरव के कपड़े तय किए ही थे कि उसे नेहा का फोन आया, पुरानी मैनेजर जो कभी कभी संपर्क में रहती थी। माया, मैंने सुना है कि सोनिया ने आरव की कस्टडी के लिए वकील के माध्यम से आवेदन किया है। अदालत ने अंतिम निर्णय लेने से पहले घर पर जांच को मंजूरी दे दी है। वे इस सप्ताह आएंगे। माया वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से कमीज जमीन पर गिर गई। वो जानती थी कि ये दिन आएगा, लेकिन फिर भी वो अपने सीने में घुटन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। 3 दिन बाद एक बादल भरी दोपहर में गेट की घंटी बजी। एक सरकारी नंबर प्लेट वाली कार बंगले के गेट के सामने बड़े करीने से खड़ी थी। कार से 3 लोग उतरे। एक बड़ी उम्र की महिला जो सख्त सफेद शर्ट में थी, एक युवा कोर्ट अधिकारी जिसके पास फाइलों का एक ब्रीफकेस था, और चश्मा पहने एक आदमी जो नागरिक मामलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करने वाला एक मनोवैज्ञानिक था। अर्जुन अपने ऑफिस से बाहर आया। उसकी शर्ट के बटन गले तक बंद थे। उसने एक विनम्र लेकिन तनावपूर्ण मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। माया पीछे खड़ी थी। उसका हाथ आरव के कंधे पर था। लड़का जैसे समझ गया था कि कुछ गंभीर हो रहा है। नमस्ते अर्जुन जी, हम ट्रायल कोर्ट के बाल संरक्षण परिषद के प्रतिनिधि हैं। आज हम आरव के रहने की स्थिति का सर्वेक्षण करने आए हैं, अधिकारी ने कहा। उसकी आंखें बंगले के गलियारे पर तेजी से घूमी। जी, कृपया अंदर आइए। अर्जुन ने सिर हिलाया। लिविंग रूम में उस समय सन्नाटा था। माया ने चाय बनाई, बिस्किट रखे जो उसने खुद बनाए थे, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ नहीं। मनोवैज्ञानिक आरव से बात करने के लिए झुका, जबकि महिला अधिकारी रहने की जगह, घर की व्यवस्था के बारे में नोट्स लेती हुई घूम रही थी। क्या तुम अक्सर अकेले खेलते हो? मनोवैज्ञानिक ने पूछा।
आरव ने ना में सिर हिलाया और फिर अचानक माया की ओर इशारा किया। मैं माया आंटी के साथ खेलता हूँ। वो मुझे कहानियां सुनाती हैं, मेरे साथ कागज मोड़ती हैं। माया आंटी तुम्हारी क्या लगती हैं? आरव ने थोड़ा सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मां के बाद मैं जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कमरे में एक अप्रत्याशित खामोशी छा गई। अधिकारी ने फाइल पलटते हुए अर्जुन से पूछा, अर्जुन जी, मैं सीधे पूछना चाहती हूं, वर्तमान में माया जी आपके घर में एक नौकरानी हैं, लेकिन आरव का उनके साथ गहरा लगाव है। क्या आपने इस रिश्ते को आधिकारिक बनाने पर विचार किया है? मेरा मतलब है पारिवारिक जीवन में उनकी भूमिका। अर्जुन ने माया की ओर देखा। वो अभी भी सिर झुकाए हुए थी, उसके हाथ एक दूसरे पर रखे थे। माया जी सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है। उन्होंने मेरे बेटे को उस गहरे गड्ढे से बचाया है जिसमें वो मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद गिर गया था। मैं तो अपने बेटे का नाम भी बिना दर्द महसूस किए नहीं ले पाता था, लेकिन उनकी वजह से वो हंसा, बोला, वापस आ गया। अर्जुन एक पल रुका और फिर बोला। उसकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। अगर उन्हें एक आधिकारिक पदवी की जरूरत है तो मैं उन्हें वो स्थान देने के लिए तैयार हूं जिसकी वो हकदार हैं, मेरे परिवार की महिला। माया चौंक गई। आरव अपने पिता की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अधिकारी ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा। मनोवैज्ञानिक ने सिर हिलाया। सर्वेक्षण शांति से समाप्त हुआ, लेकिन हर कोई हवा में बदलाव महसूस कर सकता था। अगले दिन अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा गया। प्रारंभिक सुनवाई 3 दिन बाद होनी थी। सोनिया ने निश्चित रूप से इस अवसर को नहीं छोड़ा। वो एक डिजाइनर ड्रेस, मगरमच्छ की खाल का बैग लिए अदालत में पेश हुई। उसके साथ नागरिक विवादों में एक प्रसिद्ध वकील था। जब उसने माया को आरव के साथ कार से उतरते देखा तो उसने होंठ सिकोड़े। आखिरकार खेल खत्म होने का समय आ गया। सोनिया ने वकील से धीरे से कहा, लेकिन इतना कि माया सुन सके। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें दृढ़ थीं। सुनवाई शुरू हुई। पीठासीन अधिकारी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसकी आवाज सख्त लेकिन निष्पक्ष थी। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी दलीलें पेश कीं। सोनिया के वकील ने तर्क दिया कि वो कानूनी रूप से असली मौसी है, खून का रिश्ता है, बचपन में आरव की देखभाल की थी, आर्थिक रूप से स्थिर हैं, और ये भी कहा कि माया सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है जिसका कोई कानूनी बंधन नहीं है। अर्जुन के वकील ने उन दस्तावेजों के साथ इसका खंडन किया जो साबित करते थे कि माया के साथ रहने के बाद आरव के मानसिक स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार हुआ है। इसमें मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट और स्कूल द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक छोटा वीडियो भी था जिसमें आरव ने पुरस्कार लेते समय माया का उल्लेख उस व्यक्ति के रूप में किया था जिसने उसे फिर से प्यार करना सिखाया था। फिर गवाहों के बयान का समय आया। पीठासीन अधिकारी ने आरव को बुलाया। पूरा कमरा शांत हो गया। आरव गवाह के कटघरे में गया। कांप रहा था लेकिन सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन आरव, लड़के ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि आज तुम कहां हो? जी। अदालत में। क्या तुम जानते हो कि तुम यहां क्यों हो? क्योंकि कोई मुझे पापा और माया आंटी से दूर ले जाना चाहता है। एक फुसफुसाहट उठी। पीठासीन अधिकारी ने हथौड़ा मारकर शांत कराया। क्या तुम उस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो? आरव ने ना में सिर हिलाया। क्यों? और फिर जैसे एक छोटी सी धारा एक जमे हुए पहाड़ से बह निकली, आरव ने बोलना शुरू किया। क्योंकि माया आंटी को मेरी असली मां होने की जरूरत नहीं है। वो फिर भी मुझे मां की तरह प्यार करती हैं। पापा व्यस्त रहते हैं लेकिन हर रात मुझे गले लगाते हैं। इस घर में मुझे डर नहीं लगता। मुझे बस उस जगह को छोड़ने से डर लगता है जहां मुझे प्यार किया जाता है। माया रो पड़ी। अर्जुन ने मुंह फेर लिया, जबकि सोनिया अकड़ गई। उसने अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। सुनवाई के अंत में अदालत ने व्यापक विचार विमर्श के लिए फैसला स्थगित कर दिया। भले ही ये आधिकारिक नहीं था, लेकिन आरव के बयान ने एक सनसनी पैदा कर दी थी। मीडिया ने इस मामले को एक त्रासदी के बाद फिर से बने परिवार के एक मॉडल के रूप में फॉलो करना शुरू कर दिया।
अगले दिन सोनिया ने अचानक अर्जुन को फोन किया और अकेले मिलने का अनुरोध किया। एक शांत कैफे में वो जल्दी आ गई। अब पहले की तरह सजी धजी नहीं थी। जब अर्जुन आया तो सोनिया ने अपना मेकअप हटा दिया था। पीली लेकिन अधिक वास्तविक लग रही थी। मैं हार गई, उसने कहा। घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है, ये जीत हार की बात नहीं है। सोनिया, ये आरव के बारे में है, अर्जुन ने जवाब दिया। सोनिया उदासी से मुस्कुराई। क्या आप जानते हैं, मैं अपनी बहन से जलती थी क्योंकि उसके पास एक परिवार था, एक बच्चा था, आप थे। लेकिन जब वो मर गई तो मुझे समझ में आया कि मैं बस उन चीजों की मांग करके अपनी खालीपन से भाग रही थी जो मेरी नहीं थी। वो उठी, हाथ बढ़ाया। बच्चे की देखभाल करो, मेरी बहन के लिए मैं ये नहीं कर सकती। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार दोनों के बीच एक हैंडशेक हुआ। अब वे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने एक ही नुकसान साझा किया था। शाम को जब आरव सो गया तो माया आंगन में बैठकर कागज का सारस मोड़ रही थी। अर्जुन आकर उसके बगल में बैठ गया। कल मैं तुम्हें कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा हूं, अगर तुम सहमत हो। माया ने उसे नहीं देखा। वो अभी भी कांपते हाथों से कागज मोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर आप ये कृतज्ञता के कारण कर रहे हैं तो मत करो। अर्जुन ने सिर झुकाया। और अगर ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम रुको, आरव के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। माया ने सिर उठाया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। पहली बार उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। रात की हवा धीरे धीरे गुजली, कागज के सारस को ऊपर उड़ा ले गई। उस आकाश में अब चिंताओं के लिए कोई जगह नहीं थी, बस एक ठोस, दयालु और सच्ची शुरुआत थी। मुंबई में बारिश का मौसम कभी बताकर नहीं आता। एक पल पहले धूप खिली होती है और पलक झपकते ही बारिश की बूंदें बरसने लगती हैं। उस दोपहर जब माया आरव को स्कूल से लेकर लौटी तो बंगले की छत पर बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे किसी के दिल पर ढोल बज रहा हो। लड़का घर में भागा, उसकी पीठ गीली थी। उसके हाथ में अभी भी एक छोटा सा उपहार बॉक्स था जो नीले कागज में लिपटा और लाल रिबन से बंधा हुआ था। माया आंटी, अनुमान लगाइए ये क्या है? आरव ने बॉक्स ऊपर उठाया। माया ने उसे पूछा, मुस्कुराते हुए और भौहें सिकोड़ते हुए नाटक किया। ये मत कहना कि ये कैंडी का डिब्बा है। मैं तुम्हें रात के खाने से पहले कैंडी नहीं खाने दूंगी। ये कैंडी नहीं है, ये आपके जन्मदिन का उपहार है, आरव चिल्लाया। उसका चेहरा चमक रहा था। माया स्तब्ध रह गई। उसे याद भी नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। पापा ने मुझे बताया कि आज आपका जन्मदिन है। आपने कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि आप दुखी होंगी, लेकिन पापा ने कहा कि जन्मदिन पर खुश होना चाहिए, इसलिए मैंने टीचर से एक तस्वीर बनाने की अनुमति मांगी। लड़के ने बॉक्स खोला। अंदर एक ड्राइंग थी जिसमें माया आंटी कागज का सारस मोड़ रही थीं। चारों ओर कागज के सारस आसमान में उड़ रहे थे और आरव बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के कोने में उसने हस्ताक्षर किए थे, आपका बेटा। माया ने आरव को कसकर गले लगा लिया। अपने गालों पर चुपचाप लुढ़कते आंसुओं को छिपा नहीं सकी। उस रात का खाना सादा लेकिन गर्मजोशी भरा था। अर्जुन ने खुद रसोई में जाकर मछली करी बनाई, वो व्यंजन जो माया ने कभी बताया था कि उसे बचपन से पसंद है। तीनों ने एक साथ खाना खाया। माहौल हंसी से भरा था। माया ने अपने दिल को इतना शांत कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जिंदगी कभी किसी को बहुत देर तक शांत नहीं रहने देती। खाने के बाद जब आरव सो गया तो माया को एक अनजान नंबर से एक संदेश मिला। अगर अमीर घर के बेटे को रखना चाहती हो तो पुरानी बातें याद रखना। बस इतना ही लिखा था, लेकिन माया के लिए हर शब्द एक पत्थर की तरह पानी में गिरा। अतीत की उन लहरों को जगाता हुआ जिन्हें वो दफन मान चुकी थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन एक अस्पष्ट डर उसे खाने लगा। 2 दिन बाद बाजार जाते समय माया को एक गली में एक आदमी ने रोक लिया। उसने एक टोपी पहन रखी थी, दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं। बहुत ठाठ से जी रही हो माया? बंगला, अपनी कार, नौकर चाकर। तुम कौन हो? माया पीछे हटी। सोचा भूल गई होगी। राकेश यहाँ है।
उसने अपनी टोपी नीचे की। उसके माथे पर एक निशान के साथ उसका झुलसा हुआ चेहरा सामने आया। राकेश, वो आदमी जो कभी उसका पति था, जिसने बेटी के हृदय रोग के बारे में जानकर मां बेटी को छोड़ दिया था, जो कर्ज से भाग गया था और उसे कर्ज के ढेरों कागजों के साथ छोड़ गया था। तुम्हें क्या चाहिए? माया की आवाज ठंडी थी। कुछ नहीं, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीते देखकर खुशी हुई, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरी थोड़ी मदद कर दो। पुराने उपकार के बदले में? उपकार? तुमने मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल में बिना एक पैसे के छोड़ दिया था, क्या वो उपकार था? राकेश ने होंठ सिकोड़े। आवाज ऊंची मत करो, मुझे बस थोड़े पैसे चाहिए, नहीं तो मैं प्रेस को बता दूंगा कि तुम पर मेडिकल बिलों के कर्ज के लिए वारंट था, कि तुम्हें चैरिटी के पैसे ठगने के लिए पुलिस ने बुलाया था। यकीन नहीं होता? माया सन्न रह गई। वो जानती थी कि वो सच को तोड़ मरोड़ रहा है। उन मामलों में उसने सफाई दी थी, सब कुछ पारदर्शी था। लेकिन अगर मीडिया इसे फिर से खोद निकाले, अगर सोनिया को ये जानकारी मिल जाए, तो वो आरव को नहीं खो सकती। उस रात माया ने खाना नहीं खाया। वो अपने कमरे में बैठी थी, उसकी आंखें खाली थीं। अर्जुन अदरक की चाय का कप लेकर आया। तुम ठीक हो? आज जब तुम लौटी तो तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं था। मुझे आपको कुछ बताना है। माया झिझकी और उसने राकेश के बारे में, अपने अतीत के बारे में, उस बोझ के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसने उसे हमेशा ये महसूस कराया कि वो योग्य नहीं है। अर्जुन उसके बोलने के दौरान चुपचाप बैठा रहा, न टोका न आह भरी। जब उसने बात खत्म की तो उसने बस इतना कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन थी, मुझे बस ये परवाह है कि तुम हर दिन मेरे बेटे के लिए यहां हो। लेकिन अगर ये बात बाहर आती है तो मैं तुम्हारे साथ इसका सामना करूंगा। किसी को भी कुछ अतीत की पंक्तियों से तुम्हें आंकने का अधिकार नहीं है। तुम एक वास्तविक व्यक्ति हो जिसने जिया है, सहा है और फिर से खड़ी हुई है। इतना ही काफी है। माया ने अपना चेहरा ढककर रोना शुरू कर दिया, डर से नहीं बल्कि भावना से। एक बार फिर वो अकेली नहीं थी। अर्जुन ने राकेश की जांच के लिए एक निजी वकील को काम पर रखा। कुछ ही दिनों में जानकारी आ गई, राकेश पर माफिया का एक बड़ा कर्ज था। वो नकली दस्तावेज बनाने वाले दलालों के लिए काम करता था और उस पर नजर रखी जा रही थी। धमकी भरा पत्र भी राकेश के गिरोह के एक सदस्य की लिखावट से मेल खाता था। अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी। राकेश को धोखाधड़ी के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी तो वो चिल्लाया, मैं बस एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता था। वो मुझ पर एक जिंदगी का कर्जदार है। माया दूर से उसे ले जाते हुए देख रही थी। उसे कोई खुशी नहीं हुई, बस एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे हवा ने सालों की नमी से भीगे एक भारी कोट को उड़ा दिया हो। अगले कुछ दिनों में आरव अभी भी बेसिक्र होकर खेलता रहा। वो बड़ों के संघर्षों के बारे में नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि पापा और माया आंटी अब ज्यादा मुस्कुराते हैं, हर दिन एक साथ रात का खाना खाते हैं, और शनिवार की रात तीनों का परिवार फिल्म देखने गया, जो उसने अपनी मां के मरने के बाद से कभी नहीं किया था। एक बार सिनेमा हॉल में जब मुख्य पात्र ने पूछा कि परिवार क्या है, तो आरव ने फुसफुसाया, पापा, माया आंटी और मैं। माया ने सुना, अंधेरे में आंसू लुढ़क गए। उसे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं थी, बस उस लड़के का विश्वास ही काफी था कि वो घर है। एक हफ्ते बाद अदालत की आधिकारिक सुनवाई फिर से हुई। अदालत ने घोषणा की कि संरक्षण का अधिकार श्री अर्जुन खन्ना, कानूनी पिता को है, और प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सुश्री माया के सहायक संरक्षक की भूमिका के लिए अतिरिक्त आवेदन को मंजूरी दी। सोनिया अदालत नहीं आई, लेकिन एक हाथ से लिखा पत्र भेजा, मुझे लगता है कि मुझे छीनने के बजाय प्यार करना सीखने के लिए समय चाहिए। कृपया आरव की देखभाल वैसे ही करें जैसे आपने अपनी बेटी की थी, और जैसे मैं कभी नहीं कर सकी। माया ने पत्र पढ़ा और फिर उसे ध्यान से मोड़कर उस बॉक्स में रख दिया जहां आरव का जन्मदिन का चित्र था। टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रहे थे। बरामदे के बाहर बारिश होने लगी थी, लेकिन इस बार ये ठंडी नहीं थी। माया बरामदे में बाहर आई और आसमान को देखने लगी। अर्जुन उसके बगल में खड़ा था और उसके कंधों पर एक शॉल डाल दी।
आरव दौड़कर आया, बारिश की ओर हाथ बढ़ाया। पापा, आंटी, चलो कागज की नाव बनाकर बारिश में तैराते हैं। माया ने अर्जुन को देखा, उसने सिर हिलाया। शहर के बीच में उस बंगले में 3 लोग, जिनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, कोई पूरा कानूनी बंधन नहीं था, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने हर चीज से बड़ी एक चीज बनाई थी, परिवार। और उस रेशम जैसी हल्की बारिश में कागज की नावें अतीत को लेकर बह गईं और उन्हें भविष्य की ओर ले गईं। अदालत की सुनवाई और राकेश के मामले के बाद ऐसा लगा कि तूफान थम गया है और शांति की जगह ले ली है। लेकिन जीवन कभी भी उस स्थिरता के अनुसार नहीं चलता जिसकी लोग उम्मीद करते हैं। माया के आधिकारिक रूप से आरव की सहायक संरक्षक बनने के कुछ ही हफ्तों बाद मीडिया का तूफान आने लगा। एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल ने शीर्षक दिया, माफिया पूर्व पति ने शक्तिशाली नौकरानी पर मुंबई के अरबपति के बेटे को चुराने का आरोप लगाया। इसके साथ अदालत की सुनवाई से काटी गई तस्वीरें थीं। माया की सालों पुरानी एक धुंधली तस्वीर, जब वो अस्पताल के बाहर पर्चे बांटती थी, हाथ में अपनी दुबली पतली बेटी को लिए हुए। टिप्पणियां जल्द ही बाढ़ में बदल गईं। प्रशंसा भी थी, आलोचना भी, लेकिन ज्यादातर जहरीली थीं। इस औरत को पता है कि अपनी जिंदगी को कैसे संवारना है। अस्पताल से बंगले तक क्या बात है। उस लड़के के लिए दुख होता है, वो भी बस हितों की लड़ाई में एक मोहरा है। नौकरानी हमेशा नौकरानी ही रहेगी। इतनी जल्दी भूमिका बदलने का सपना मत देखो। अर्जुन गुस्से में था। उसने तुरंत अपनी मीडिया टीम को लेख हटाने, शुद्धि पत्र जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन शब्दों से लगी चोट को वापस नहीं लिया जा सकता था। माया चुप रही। उसने 2 दिनों तक एक शब्द भी नहीं कहा। बस आरव की देखभाल की, घर की सफाई की, खुद को एक छाया की तरह बनाए रखा। तीसरे दिन की रात जब अर्जुन कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक पत्र है, टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में। ये लता का पत्र था, जो सालों पहले अस्पताल में उसके साथ कमरे में रहती थी और जो उसके साथ उन कठिन महीनों में भी थी। पत्र में लता ने बताया कि प्रेस माया के गांव तक पहुंच गया था, यहां तक कि पड़ोसियों का साक्षात्कार भी लिया। उसके हर अंधेरे कोने को अखबारों में उजागर कर दिया। माया की बेटी अनु की मौत की कहानी को भी एक दुखद पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया गया। माया ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। मैं ये सह सकती हूं। मैं अस्पताल के गलियारे में सोई हूं। मुझे आधी रात को किराए के घर से निकाला गया है। लेकिन आरव, वो बच्चा इन सब का हकदार नहीं है। उसे इस तरह की जांच का सामना नहीं करना चाहिए। अर्जुन पास आया, उसका हाथ पकड़ा। मैं इसे संभाल रहा हूं, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वे क्या कहते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या करते हैं। माया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पहली बार उसे लगा कि वो पीछे खड़ी नहीं है, बल्कि साथ चल रही है। अगले दिन एक निर्णय लिया गया। तीनों कुछ दिनों के लिए शहर से चले जाएंगे। अर्जुन ने उन्हें अपने नाना के गांव ले जाने के लिए एक कार की व्यवस्था की, जो अलीबाग में एक शांत तटीय क्षेत्र था, जहां उसका बचपन बीता था। ये यात्रा न केवल जनता की राय से बचने के लिए थी, बल्कि तीनों के लिए प्रकृति के बीच, समुद्र की लहरों और दुर्लभ शांति के बीच एक नई शुरुआत करने का एक तरीका भी था। एसयूवी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ी, नारियल के पेड़ों की कतारों से गुजरी, शाम की धूप में चमकते नमक के खेतों को पार किया। आरव माया के कंधे पर सो गया, जबकि अर्जुन चुपचाप गाड़ी चला रहा था। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन माहौल अब तनावपूर्ण नहीं था, जैसे कि 3 आखिरी पहेली के टुकड़े आखिरकार अपनी सही जगह पर मिल गए हों। नाना का छोटा सा घर, जिसकी लाल काई वाली छत रेत के टीले पर बनी थी। अर्जुन की नानी का देहांत हो गया था, लेकिन घर को एक यादगार के रूप में सहेजा गया था। अर्जुन ने बताया, ये वो जगह है जहां उसकी मां का जन्म हुआ था, जहां उसकी दादी हर दिवाली पर मिठाई बनाती थीं, जहां वो पहली बार अपने पिता के साथ समुद्र में गया था, और अब ये वही जगह थी जहां वो चाहता था कि उसका बेटा अपनी दूसरी मां के साथ अपनी पहली याद बनाए। माया ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। समुद्र में पहली सुबह आरव खुशी से चिल्लाया,
माया आंटी, लहरें कितनी बड़ी हैं। लड़का नंगे पैर रेत पर दौड़ा और माया उसके पीछे दौड़ी, डर और हंसी के साथ। अर्जुन दूर से खड़ा था, हाथ में कैमरा लिए उस दुर्लभ सामान्य क्षण को कैद कर रहा था। वे तस्वीरें बाद में लिविंग रूम में टांगी गईं, इस बात के प्रमाण के रूप में कि खुशी हमेशा शोरगुल वाली नहीं होती। कभी कभी ये बस एक बच्चे की हंसी होती है जो समुद्र की लहरों के बीच गूंजती है। शाम को जब आरव एक थका देने वाले दिन के बाद गहरी नींद में सो गया, तो अर्जुन और माया बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे। समुद्र की हवा नमकीन और गर्म थी। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। मैंने सोचा था कि अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं अपना दिल फिर कभी नहीं खोलूंगा। मैं एक लाश की तरह जी रहा था, बस काम कर रहा था, हर भावना से बच रहा था। फिर तुम आई। एक तूफान की तरह नहीं, बल्कि खिड़की से धीरे धीरे आने वाली धूप की तरह। माया चुप हो गई। उसने डिब्बा खोला, एक साधारण अंगूठी जिसमें एक नीले समुद्र के रंग का पत्थर लगा था। मैं जल्दी में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं चाहता हूं कि हम एक असली परिवार बने, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिल से। माया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें उस कमरे की ओर थीं जहां आरव सो रहा था। तूफान अभी खत्म नहीं हुए हैं। लोग अभी भी बोलेंगे, अभी भी संदेह करेंगे। तो उन्हें बोलने दो। हम अपने लिए जीते हैं, उनके लिए नहीं। उसने सिर हिलाया। पहली बार जीवन के तूफानी समुद्र के बीच हल्की सी मुस्कान के साथ। 3 दिन बाद जब वे मुंबई लौटे तो सोशल मीडिया धीरे धीरे शांत हो गया था। एक गुमनाम लेख सामने आया जिसमें माया के एक पुराने दोस्त के नजरिए से कहानी बताई गई थी, जिसमें एक अकेली मां के अपनी बेटी की जान बचाने के लिए संघर्ष के दिनों के बारे में बताया गया था। इस बारे में कि कैसे उसने एक बार अपनी दवा का अनुदान एक दूसरे बच्चे को दे दिया था क्योंकि उसके जीने की अधिक संभावना थी। लेख तेजी से फैला। जनता की राय धीरे धीरे बदल गई। कठोर टिप्पणियों की जगह प्रशंसा ने ले ली। वो प्यार की हकदार है। हर किसी का अतीत होता है, लेकिन हर किसी में उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। अर्जुन जानता था कि वो लेख किसने लिखा था। वो लता थी और उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस छोटे से किराए के कमरे में एक गुलदस्ता भेजा जहां वो रहती थी। साथ में एक नोट था, माया के लिए थोड़ी सी रोशनी बचाने के लिए धन्यवाद। उस सप्ताह के अंत में आरव को स्कूल द्वारा आयोजित खुशी की यात्रा कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सैकड़ों माता पिता और छात्रों के सामने मंच पर लड़के ने कांपते हुए लेकिन स्पष्ट रूप से माइक्रोफोन पकड़ा। मेरा नाम आरव है। मैं बहुत दुखी बच्चा था। मेरी मां मर गई थी। मेरे पापा बात नहीं करते थे, लेकिन फिर कोई आया। वो हर रात कागज का सारस मोड़ती थी ताकि मुझे मां की याद कम आए। वो कहानियां सुनाती थी, खाना बनाती थी, मेरे बाल बनाती थी। सभागार में सन्नाटा छा गया। मैं उसे माया आंटी कहता हूं, लेकिन मेरे दिल में वो मां है। वो मां है जिसे मैंने चुना है। तालियों की गड़गड़ाहट लहरों की तरह गूंज उठी। माया नीचे बैठी थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अर्जुन उसके पास आया और फुसफुसाया, क्या तुम्हें अभी भी चिंता है कि लोग क्या सोचेंगे? माया ने बस ना में सिर हिलाया। वो जानती थी कि तूफान कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन अब उसे डर नहीं था क्योंकि उसके साथ एक दृढ़ निश्चयी आदमी था। एक प्यार करने वाला बच्चा था और एक घर था जो उन दरारों से हर दिन बढ़ रहा था जो कभी न भरने वाली लगती थीं। और वो जानती थी कि चाहे अतीत कितना भी पीड़ादायक हो, चाहे भविष्य कितना भी अनिश्चित हो, ये वर्तमान, ये क्षण ही खुशी है। उस रविवार की सुबह अर्जुन के बंगले के दरवाजे धूप का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से खुले थे। शांत वातावरण में कॉफी की महक फैली हुई थी। खिड़की के पास चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, जहां आरव कागज मोड़ रहा था। लड़का नारंगी रंग के कागज से एक कुत्ता बनाने में व्यस्त था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वो कुछ खास करने की योजना बना रहा हो। माया रसोई से बाहर आई। हाथ में गर्म दूध का गिलास था। वो धीरे से मुस्कुराई।
कागज के सारस के लिए एक और दोस्त बना रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। माया आंटी, अगर कल मैं परीक्षा में अच्छा करूंगा तो क्या आप मुझे इनाम देंगी? माया ने धीरे से उसके बालों को छुआ। अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें 2 गुना इनाम दूंगी। दोनों की खिलखिलाहट उस घर में गूंज उठी जो कभी इतना खाली और ठंडा था। लेकिन जब पीछे का दरवाजा धीरे से खुला और एक जानी पहचानी आवाज आई तो पूरा माहौल जैसे थम गया। नाश्ता बहुत खुशनुमा लग रहा है। माया रेस कर मुड़ी। सोनिया वहां खड़ी थी, एक सुंदर सफेद पोशाक में। उसके बाल बड़े करीने से पीछे बंधे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप था, लेकिन फिर भी एक अभिमानी भाव था। अर्जुन उसके पीछे आया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। वो मेरे सोचे से जल्दी आ गई, अर्जुन ने माया से धीरे से कहा। माया ने हल्का सिर हिलाया, पहले से मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद। वो अपने सीने में बेचैनी को छिपा नहीं सकी। सोनिया 2 साल विदेश में पढ़ाई करने के बाद देश लौटी थी और इस बार उसने बच्चे से मिलने की अपनी इच्छा को बिल्कुल नहीं छिपाया था। हालांकि कानूनी और व्यवहारिक रूप से अब कोई बंधन नहीं था। आरव ने अपनी मां को देखा, कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और फिर कागज मोड़ने में लग गया। सोनिया आकर उसके बगल में बैठ गई। तुम्हें मां की याद आई? आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, आपको क्या चाहिए? ये सवाल एक चाकू की तरह था जिसने दूरी को चीर दिया। अर्जुन बीच में आया, उसकी आवाज सख्त थी। सोनिया, ये दबाव डालने का सही समय नहीं है। आरव अपनी जिंदगी में स्थिर हो रहा है। स्थिर? सोनिया हंसी। एक ऐसी महिला की बाहों में जो अपने पूर्व पति का कर्ज चुकाती थी, जो अस्पताल के गेट के बाहर भीख मांगती थी। बस करो, माया ने कहा, सीधे सोनिया की आंखों में देखते हुए। मैं यहां बहस करने नहीं आई हूं। मैं बस चाहती हूं कि आरव शांति से जिए, पढ़े लिखे, प्यार पाए। और मैं चाहती हूं कि मेरा असली बेटा एक ऐसी महिला द्वारा न चुराया जाए जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है। सोनिया खड़ी हो गई, उसकी आंखों में नफरत थी। अर्जुन ने दोनों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। हम बहस करके कुछ भी हल नहीं करेंगे। अगर तुम सच में मां बनना चाहती हो तो तुम्हें सुनने से शुरुआत करनी चाहिए। सोनिया ने होंठ काटे और फिर अचानक आरव के सामने घुटने टेक दिए, उसका हाथ पकड़ लिया। मां जानती है कि मां ने गलती की। मां तुम्हें छोड़कर चली गई क्योंकि मां कमजोर थी, लेकिन मां बदलने की कोशिश कर रही है। बेटा, क्या तुम मां को एक मौका दे सकते हो? आरव ने अपना हाथ खींच लिया। माया आंटी हर रात मेरे लिए सारस मोड़ती हैं। जब मैं गलत पढ़ता हूं तो वो मुझे फिर से गिनती सिखाती हैं। आप बिना कुछ कहे चली गईं। क्या आप जानती हैं कि मुझे आपकी कितनी याद आती थी? सोनिया चुप रही। आरव की आवाज टूट गई। आंसू उसके नन्हे गालों पर बह निकले। मैं आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि आप फिर से चली जाएंगी। मैं और दर्द नहीं सहना चाहता। माया पास आई और आरव को अपनी बाहों में भर लिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम जो सोचते हो कहो। सोनिया उठी, उसकी आवाज घिन गई। मुझे नहीं पता था, मैंने अपने बच्चे को इतना दर्द दिया है। मैंने सोचा था कि वापस आने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन शायद मैं गलत थी। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। मुझे माफ कर दो। इसमें एक शपथ पत्र है कि मैं संरक्षण के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। मैं बस हर महीने एक बार बच्चे से मिलना चाहती हूं, अगर वो सहमत हो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। माया ने धन्यवाद के रूप में हल्का सिर झुकाया। जाने से पहले सोनिया माया की ओर मुड़ी। उसकी आंखें अब पहले की तरह तीखी नहीं थीं। मैं तुम्हें एक चोर समझती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैंने अपने ही स्वार्थ के कारण अपने बच्चे को खो दिया है। कृपया उस लड़के को कभी भी तुम्हें टूटते हुए न देखने देना। माया ने कसकर हाथ पकड़ लिया। मैं उसे अब किसी और को खोने नहीं दूंगी। सोनिया के पीछे दरवाजा बंद हो गया। बची हुई खामोशी में आरव चुपचाप बैठा रहा और फिर धीरे से बोला, माया आंटी, चलो एक और सारस बनाते हैं। माया मुस्कुराई और सिर हिलाया। उस रात
आरव ने अपने बिस्तर के पास की शेल्फ पर एक सफेद कागज का सारस रखा। उसके पंख पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, मेरी असली मां के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। माया ने कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से उसके बालों को सहलाया। अर्जुन दरवाजे के बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक शांत, शांतिपूर्ण रोशनी थी। इतने तूफानों के बाद वे अभी भी यहां थे। 3 लोग, एक घर, एक विश्वास कि रिश्ते को पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस घावों को भरने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। माया के दिल में वो समझ गई कि कुछ लोग हमें दर्द सिखाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ शांत करने के लिए रुकते हैं। और चाहे वो कोई भी रही हो, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो, अगर हमारे पास अभी भी पर्याप्त प्यार है तो हम हमेशा एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। सोनिया के साथ भावनात्मक मुलाकात के बाद अर्जुन के परिवार का बंगला एक बार फिर शांत जीवन की लय में लौट आया। लेकिन ये शांति पहले की तरह खाली नहीं थी, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। जैसे घर में हर कोई अपने अपने तरीके से ठीक होना सीख रहा हो। आरव ने माया को मां कहना शुरू कर दिया था, बिना किसी झिझक के। पहली बार उसने ये शब्द रसोई में उस शाम कहा जब माया उसकी पसंदीदा मछली बना रही थी। माया, मां, मैं चम्मच ले लूं? माया के हाथ से लगभग कढ़ाई गिर गई। वो लड़के को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे नाम देना मुश्किल था। उसने दोबारा नहीं पूछा, न ही उसे सुधारा, बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो खुशी और उन आंसुओं से भीगी हुई थी जिन्हें उसने इतने सालों से रोक रखा था। अर्जुन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, घबराहट से नहीं, बल्कि इसलिए कि पहली बार उसे लगा कि ये परिवार वास्तव में पूरा हो गया है। अगले कुछ दिनों में आरव और भी सक्रिय हो गया। उसने स्कूल की गतिविधियों में भाग लिया, साधारण अंडा मैगी बनाना सीखा, और यहां तक कि माया और अर्जुन को लिविंग रूम के बीच में रखने के लिए कार्डबोर्ड का एक घर बनाने के लिए भी मना लिया। मां आर्किटेक्ट है, पापा बिल्डर हैं और मैं मालिक हूं, आरव ने गर्व से घोषणा की। अर्जुन हंसा, वेतन अच्छा है मालिक, मैं आइसक्रीम से भुगतान करूंगा। उस हंसी के बीच माया ने अचानक एक असली परिवार की जगमगाती छवियां देखीं। अब कोई दया भरी निगाहें नहीं थीं, कोई खोने का डर नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को थामना सीख लिया था। एक दोपहर पुराने दराज की सफाई करते समय माया को गलती से अर्जुन के कमरे की लकड़ी की अलमारी के कोने में छिपा एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। अंदर पीले पड़ चुके हाथ से लिखे पत्र थे। लिखावट मजबूत और झुकी हुई थी। भेजने वाले का नाम प्रिया, अर्जुन की पूर्व पत्नी था। माया थोड़ी देर झिझकी और फिर वे पत्र लेकर उसके पास गई। मैंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, लेकिन अर्जुन चुप हो गया और फिर सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुम्हें जानने का अधिकार है। उसने डिब्बा खोला और पहला पत्र निकाला। प्रिया ने लिखा था, जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसने किसी को दोष नहीं दिया। उसे बस डर था कि आरव भूल जाएगा कि उसकी मां कौन थी। एक पत्र है जो उसने तुम्हारे लिए लिखा है। माया की आंखें गोल हो गईं। मेरे लिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। आखिरी पत्र निकालकर उसे दिया। माया ने उसे खोला। पहली पंक्ति ने उसके दिल की धड़कन रोक दी। उस महिला के नाम, जिस पर मुझे विश्वास है कि वो मेरे प्रियजनों की देखभाल करेगी। माया ने धीरे धीरे हर शब्द पढ़ा। उसमें प्रिया ने अपनी नींद हराम रातों, उन निराशा के क्षणों के बारे में बताया जब वो बहुत कमजोर होने के कारण अपने बेटे को गले नहीं लगा सकती थी। उसने अपने पति को एक खाली खोल की तरह सिकुड़ते हुए देखने के डर के बारे में बताया। और पत्र के अंत में कुछ निर्देश थे। अगर किसी दिन आप ये पत्र पढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गई हैं। कृपया आरव को ये न सोचने दें कि वो खोई हुई छोटी लड़की एक बोझ है। कृपया अपनी बाकी की जिंदगी पूरी तरह से जिएं, एक नौकरानी के रूप में नहीं, बल्कि एक मां, एक पत्नी, इस घर की लौ को जलाए रखने वाली के रूप में। माया रोई नहीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसके कंधे को दबाया।
दोनों बहुत देर तक चुप रहे, जैसे कि प्रिया भले ही दूर चली गई हो, इस पवित्र क्षण में मौजूद हो। उस रात खाने के बाद आरव अचानक माया का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। दराज से एक बड़े करीने से मोड़ा हुआ कागज निकाला। माया मां, ये मेरा निबंध है। टीचर ने कहा था कि उस व्यक्ति के बारे में लिखो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। माया ने कागज खोला और उन बचकाने लेकिन भावनाओं से भरे शब्दों को पढ़ा। मैंने सोचा था कि मां के मरने के बाद मेरी कोई मां नहीं होगी, लेकिन फिर माया मां आई। वो पहले कागज का सारस मोड़ना नहीं जानती थीं, लेकिन उन्होंने सीखा क्योंकि मुझे ये पसंद था। वो लोरी गाना नहीं जानती थीं, लेकिन वो हवा जैसी कोमल आवाज में कहानियां सुनाती थीं। एक बार जब मुझे बुखार था तो वो दरवाजे के बाहर बैठी थीं। वो रो रही थीं और सोच रही थीं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैं भी उनके लिए रो रहा था। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी बार जन्म दिया जब मेरा दुख और डर खत्म हो गया। माया ने आरव को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा उस छोटे से लड़के के कंधे में छिपा लिया। उसका दिल असीम कृतज्ञता से भर गया। उसे किसी पदवी की जरूरत नहीं थी, किसी प्रशंसा पत्र की जरूरत नहीं थी। बस वो लड़का, वो बच्चा जो कभी बंद हो गया था, जो नुकसान से मुरझा गया था, अब अपना प्यार व्यक्त कर सकता था। अगली सुबह पूरा परिवार उस कब्रिस्तान में गया जहां प्रिया को दफनाया गया था। माया पहली बार यहां आई थी। हाथ में सफेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता था। अर्जुन आरव को लेकर बगल में खड़ा था और धीरे से सिर झुकाया। माया ने फूल नीचे रखे और धीरे से कहा, प्रिया जी, मैं आ गई हूं। मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपके बेटे को अपने खून की तरह प्यार करूंगी। आरव घुटनों के बल बैठ गया और कब्र के बगल में एक नीले रंग का कागज का सारस रख दिया। मुझे आपकी याद आती है मां, लेकिन मैं माया मां से भी प्यार करता हूं। मां, क्या मुझे 2 मां रखने की इजाजत है? हवा धीरे धीरे विलो के पेड़ों से गुजरी, जिससे कागज का सारस ऐसे हिला जैसे किसी दूर स्थान से एक मौन सहमति हो। अर्जुन ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार तीनों एक साथ अतीत के सामने खड़े थे, लेकिन अब कोई दर्द नहीं था, बस सम्मान और कृतज्ञता थी। जब वे कब्रिस्तान से निकले तो धूप तेज हो गई थी। माया ने एक बार फिर मुड़कर देखा, मुस्कुराई। वो समझ गई कि कुछ यादों को भूलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें सहेजना सीखना है। जैसे लोग कागज के सारस को एक डिब्बे में रखते हैं, ताकि हर बार जब वे उसे खोलें तो उनका दिल हल्का महसूस हो। और इस तरह व्यस्त शहर के बीच में एक बंगले में जो कभी ठंडा और अकेला था, अब हंसी थी, गर्मी थी। एक ऐसा परिवार था जो वास्तव में अपूर्ण लेकिन सच्चा था। शोरगुल वाला नहीं, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। महीने के आखिरी दिन मुंबई का आसमान दुर्लभ रूप से साफ और नीला था। माया ने लिविंग रूम की खिड़की खोली, एक लंबी सांस ली। हवा की कोमल सांस और धूप की मीठी महक को अपने बालों में महसूस किया। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने जीवन को इतना हल्का कब महसूस किया था। शायद कभी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संघर्ष, अपमान और सहनशीलता में बीता था। लेकिन अब इस घर के बीच में आरव की हंसी और अर्जुन की कोमल निगाहों के बीच वो समझ गई कि आखिरकार सब कुछ के बाद वो भी खुशी के दरवाजे पर पहुंच गई है। आज एक खास दिन था, न केवल इसलिए कि आरव को शहर की सपनों को रोशन करो छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। एक ऐसा पुरस्कार जो सबसे होशियार बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उन मजबूत बच्चों के लिए था जो विपरीत परिस्थितियों से उभरते हैं, बल्कि इसलिए भी कि माया आधिकारिक तौर पर आरव के पूर्ण संरक्षण के कागजात पर हस्ताक्षर करने वाली थी, एक निश्चित पुष्टि के रूप में। वह अब उस लड़के के जीवन में एक बाहरी व्यक्ति नहीं थी, वह मां थी। अर्जुन कमरे में अपनी टाई बांध रहा था। वो इतना घबराया हुआ था जैसे पहली बार माता पिता से मिलने जा रहा हो, भले ही यह एक छोटा सा सम्मान समारोह था। माया, ये टाई ठीक है या मैं नीली धारी वाली चुनूं? माया मुस्कुराई, अंदर आई और उसके कॉलर का बटन ठीक किया।
कोई भी चलेगी, लेकिन अगर मैं होती तो मैं वो चुनती जिसमें टाई की जरूरत ना हो ताकि घुटन ना हो। तो मैं इसे उतार देता हूँ ताकि मैं आरव के पापा के सामान्य संस्करण जैसा दिखूं। अर्जुन ने नाटक करते हुए सिर हिलाया। माया ने उसे देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले से बहुत अलग हो गए हैं? अब हम दिखावा करने वाले लोग नहीं हैं, हम खुद हो सकते हैं। तुम्हारे कारण, अर्जुन ने फुसफुसाया। आरव के प्राथमिक विद्यालय के बड़े सभागार में समारोह एक गंभीर माहौल में शुरू हुआ। बच्चों को मंच पर बुलाया गया। हर एक के हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था। पीछे उनके जीवन के क्षणों की तस्वीरें दिखाई जा रही थीं। ज्यादातर तस्वीरें धुंधली थीं, अजीब कोण से ली गई थीं, लेकिन उन सब में जीवन की एक तीव्र इच्छा थी। जब आरव की बारी आई तो लड़का साफ सुथरी वर्दी में बाहर आया, बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए। कांपते हाथ में माइक्रोफोन था। मेरा नाम अर्जुन आरव है, कक्षा 4A। मैं एक दुखी बच्चा था। मेरे पापा ज्यादा बात नहीं करते थे। मेरी मां मर गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे घर में अब कोई नहीं है। सभागार में सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर एक महिला आई। जब मेरे नंबर कम आए तो उसने केक बनाया। जब मुझे अंधेरे से डर लगता था तो वो कागज का सारस मोड़ती थी। जब मेरे पेट में दर्द होता था तो वो मेरा हाथ पकड़ती थी, और जब मुझे खोने का डर होता था तो उसने मेरा दिल भी पकड़ा। आरव ने नीचे की सीटों की ओर देखा। माया ने अपनी सिसकी को रोकने के लिए हाथ दबाया। उसने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे आंसुओं से, गले लगाने से, देर रात तक पढ़ाई करने से फिर से जन्म दिया। तालियों की गड़गड़ाहट लहरों की तरह गूंज उठी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर आरव को साहस की मोमबत्ती का एक बोर्ड दिया, जबकि पूरा सभागार खड़ा हो गया। माया आंसुओं की धारा में बह गई। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा तुमने? तुम्हें मजबूत दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही ताकत हो। दोपहर में पूरा परिवार बंगले में वापस आ गया। आरव ने सम्मान का बोर्ड कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। अर्जुन ने मजाक किया, तुम्हें रात के खाने के लिए एक व्यंजन चुनने का टिकट मिला है। क्या खाना चाहोगे? आरव ने सोचा और फिर खुशी से चिल्लाया, माया मां के हाथ के बनाए स्प्रिंग रोल। दोनों बड़े हंस पड़े। माया ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और तैयारी शुरू कर दी। रसोई में चाकू की आवाज, पानी के बहने की आवाज, तले हुए लहसुन की महक गूंज रही थी। आरव अपनी मां को सब्जियां धोने में मदद करते हुए एक बच्चों का गीत गुनगुना रहा था। अर्जुन अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने दो सबसे प्रिय लोगों पर थीं। रात के खाने के बाद माया ने दराज से एक छोटा सा उपहार बॉक्स निकाला। आरव, मां तुम्हें ये देना चाहती है। आरव ने उसे खोला और नए कागज के सारस का एक ढेर देखा। हर एक के अंदर एक छोटी सी इच्छा लिखी हुई थी। तुम हर दिन एक खोल सकते हो जब तुम दुखी हो, या इसे बचाकर उस व्यक्ति को दे सकते हो जिसे तुमसे ज्यादा उम्मीद की जरूरत हो। आरव ने माया मां को कसकर गले लगा लिया। मैं अब दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा ताकि मैं इसे दूसरे दोस्तों को दे सकूं, क्योंकि हर किसी को एक माया मां की जरूरत होती है। माया मुस्कुराई, लड़के को अपनी बाहों में भर लिया। उसके दिल में एक मजबूत विश्वास जागा कि वो सही रास्ते पर है। एक हफ्ते बाद नोटरी कार्यालय में अर्जुन, माया और आरव ने नए संरक्षण के होसे पर एक साथ हस्ताक्षर किए। माया आधिकारिक तौर पर आरव की कानूनी मां बन गई। अब सहायक पर्यवेक्षक नहीं, अब पुरानी नौकरानी नहीं। कलम पकड़ते समय वो कांप रही थीं। वे हाथ जो कभी फर्श साफ करने वाला कपड़ा पकड़ते थे, जो कभी अस्पताल में दवा के लिए कांपते थे, अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर कर रहे थे। एक मां बनने की, एक घर को बनाए रखने की। जब सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो अर्जुन उसे इमारत की बालकनी पर ले गया। उनके पैरों के नीचे मुंबई शहर जगमगा रहा था। गाड़ियों की कतारें जीवन की नसों की तरह अंतहीन चल रही थीं। मुझे कुछ कहना है, अर्जुन ने धीरे से कहा।
उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, अंगूठी नहीं, एक चाबी। मैंने दार्जिलिंग में एक छोटा सा घर खरीदा है, बंगला नहीं, आलीशान नहीं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर्याप्त धूप, हवा और शांति है। एक ऐसी जगह जहां जब तुम थक जाओ तो तुम मुंबई से भाग सको। एक ऐसी जगह जहां तुम और आरव वास्तव में पक्षियों को गाते हुए सुन सको, रेडियो पर नहीं। माया का गला भराया, उसने चाबी ली, कीमत नहीं पूछी, धन्यवाद नहीं कहा। उसने बस अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तो आप आग जलाए रखेंगे और मैं रसोई को गर्म रखूंगी। अर्जुन धीरे से हंसा, बस तुम हाथ मत छोड़ना। उस रात आरव ने पुराने सारसों के बगल में शेल्फ पर एक नया कागज का सारस रखा। उसने लिखा, प्रार्थना है कि माया मां हमेशा स्वस्थ रहें। उसके नीचे एक और वाक्य था, बड़े करीने से, और पापा अर्जुन अब खाना पकाने में आलस न करें। माया ने देखा और हंस पड़ी। उसने आरव के कमरे की लाइट बंद की और धीरे से उसके माथे पर चूमा। खिड़की के बाहर हवा सुपारी के पेड़ों से गुजरी। चांद उज्जवल और कोमल था। उस अंधेरे में एक छोटा सा परिवार था जो एक दूसरे को पाने के लिए पर्याप्त तोंधनों से गुजरा था। आदर्शों में नहीं बल्कि वास्तविकता में, गर्मजोशी से और ईमानदारी से। और कल से वे उम्मीद के साथ, कागज के सारस के साथ और यहां तक कि खामियों के साथ भी जीना जारी रखेंगे, लेकिन एक साथ। वो उनका घर था, एक उम्मीद भरा घर। आप लोग कहां-कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी हमें जरूर बताइएगा। हमारी यही दुआ है कि आप जहां भी हों, हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। और हां, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो